हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2024 में ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग आज के इस वायरल क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको सबसे पहला तो यह आइडिया लगने वाला है कि आपसे पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें यह है कि यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक तरीके से गेस क्वेश्चंस है। इस सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। और आपकी एग्जामिनेशंस भी अब धीरे धीरे जो है ये नजदीक आ चुकी है। इंटरनल ली जाएगी, अब इसके बाद जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम लिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी बातें आपको पता है कि क्वेश्चंस यहां पर इंटरनल एग्जामिनेशंस में 30 मार्क के होंगे, एक्सटर्नल में आपके 70 मार्क के होंगे और टोटल इसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस है आपको अपने शब्दों में आंसर करना है। सबसे पहला ग्रुप जो है आपका ग्रुप नंबर ए। ग्रुप नंबर ए की बात करें तो यह कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल 20 मार्क का। अब चलो भाई साहब हम यहां पर देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। तो अगर हम बात करें सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट है, कहता है कि मिस्र की सभ्यता को किस नदी का देन कहा जाता है। स्टार लगाइएगा मेरे भाई, और यहां पर जितने फैक्ट्स मैं नोट कराऊंगा उसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि पेपर में जो है वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने तो आप आराम से कर सकोगे। देखिए, मिस्र की सभ्यता की बात करी जाए तो यह नील नदी का देन माना जाता है। किस नदी का देन माना जाता है? आप कहोगे सर नील नदी का देन माना जाता है। चलिए अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अगर इस नील शब्द की बात करें तो यह नील शब्द जो है यह किस शब्द से बना है? तो आपका जवाब होगा सर यह नेलिओस शब्द से बना है। किससे बना है? नेलिओस, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी से जो है नील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस नील नदी, इसका देन जो है यह मिस्र की सभ्यता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन जो है यह किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे सर यह जो स्टेटमेंट है यह हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं। उसने ही कहा था कि मिस्र की जो सभ्यता है यह नील नदी का देन है या नील नदी का वरदान है। समझ गए? और इसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्र की सभ्यता को जो है यह नील नदी का माद किसके द्वारा कहा गया? क्या पूछा जा सकता है? नील नदी का माद जो है मिस्र की सभ्यता को किसने कहा? तो आप कहोगे सर यह भी स्टेटमेंट हेरोडोटस के द्वारा दिया गया है। ये 3-4 बातें जो है आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है चीन की सभ्यता से है। क्वेश्चन कहता है कि चीन की जो विशाल दीवार है इसकी लंबाई जो है कितनी है? क्या यह 1800 मील की लंबाई की है या फिर 2200 मील या फिर 1600 मील या फिर 2500 मील? तो आप कहोगे सर चीन की जो विशाल दीवार है इसकी लंबाई 1600 मील यानी कि कहे तो 6400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6400 किलोमीटर। समझ में आई बात? चलिए ये तो इसकी लंबाई हो गई। अगर आपसे पेपर में चौड़ाई के बारे में पूछ लिया जाए आप क्या कहोगे? तो आपका जवाब होगा सर इसकी दीवार की जो चौड़ाई है यह 21 फुट है। कितना फुट है? 21 फुट। इसके बाद इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे सर इसकी जो ऊंचाई है यह 8 से 35 फीट मानी जाती है। कितना माना जाता है? 8 से 35 फीट। चलिए अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि चीन की जो ये विशाल दीवार है इसको किसने बनवाया था? ठीक है, अगर पूछा जाए किसने बनवाया तो आप कहोगे सर इसको जो बनवाया था किन्सी हुआंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था? किन्सी हुआंग। चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। किन्सी हुआंग ने जो है चीन की इस विशाल दीवार को 220 ईसा पूर्व में बनवाया था। कब बनवाया था? 220 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करते हैं किन्सी हुआंग की तो इसे चीन का जो है प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर किन्सी हुआंग को कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है कि लाओत्से शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या वह दार्शनिक होगा
या चिकित्सक या फिर प्राचीन शिक्षक या फिर खिलाड़ी? तो याद रखिएगा, लाओ त्से की अगर बात करें तो इस शब्द का जो अर्थ होता है, वैसे तो ये एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसके शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है प्राचीन शिक्षक। क्या होता है? प्राचीन शिक्षक। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए चीन के दर्शन में, किसमें? चीन के दर्शन में, नोट करिएगा, चीन के दर्शन में ताओवाद, क्या पूछा जाएगा? चीन के दर्शन में ताओवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो आप कहोगे सर ताओवाद का प्रतिपादन जो है चीन के दर्शन में लाओ त्से के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लाओ त्से के द्वारा किया गया। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस देखो, कहता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या हुआ? बिजेंटियन था या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल था या फिर गौल था या फिर इटली था? तो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है इसकी राजधानी जो थी यह कॉन्स्टेंटिनोपल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात हो गई। अगर आपसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात करें, किसकी बात किया जाए? आपसे अगर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी पूछ ले तो आप कहोगे सर रोम थी। क्या थी? रोम इसकी राजधानी थी। चलिए आगे अगर आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो क्या कहोगे? सर इस पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ था यह 1453 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, यहां से कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रोम के किस शासक के समय में ईसाई धर्म का महत्व, ठीक है, किसका? ईसाई धर्म का महत्व जो है यह काफी बढ़ा। तो आप कहोगे सर इस समय जो है अगस्टस नाम का एक शासक था। क्या था? अगस्टस नाम का एक शासक था, जिसके समय में जो है चीन में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है काफी तेजी से, काफी बढ़ चढ़ कर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो अगला प्रश्न, आपका नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह रहा है कि सामंतवाद का उदय किस युग में हुआ था? तो सामंतवाद क्या हुआ? प्राचीन काल था, मध्यकाल था या पूर्व मध्यकाल था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है सामंतवाद जो है यह मध्यकाल में विकसित होता है। अब अगर हम यहां से प्रश्न आपसे पूछ दे कि बताइए जब यह सामंतवाद का उदय होता है तो ऐसा कौन सा जो है साम्राज्य होता है जिसका पतन होता है? तो आप कहोगे सर रोमन साम्राज्य का जब क्या होता है? पतन हो जाता है। रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तब जाकर क्या होता है? तो सामंतवाद का उदय होता है। समझ में आया? चलिए आगे यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब होता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। मैग्ना कार्टा को एक और नाम से जाना जाता है। आप कहोगे सर किस नाम से? तो इसे महाधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र। इस पर जो है हस्ताक्षर जो है कब किया गया? आप कहोगे सर इस पर जो सबसे पहली बार हस्ताक्षर किया गया था 1215 ईस्वी में। कितने ईस्वी में किया गया? 1215 ईस्वी में जो है मैग्ना कार्टा पर या फिर कहे तो महाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि सामंत युग में, किसमें? सामंत युग में कम्मी का क्या तात्पर्य है? क्या पूछा जा सकता है? कम्मी का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो कम्मी जो है भाई साहब इसका शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो अर्धदास होता है। क्या होता है? अर्धदास, जिसे सामंत युग में क्या कहा जाता था? कम्मी कहा जाता था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्लूनी का गिरजाघर, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। क्लूनी का गिरजाघर किस शैली में निर्मित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं क्लूनी के गिरजाघर की, तो इसका जो निर्माण किया गया था रोमन शैली में किया गया था। किस शैली में किया गया? रोमन शैली में। अब यहां से एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बताइए कि सबसे पुराना गिरजाघर जो है, सबसे पुराना गिरजाघर जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर पादरी की हवेली को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुराना गिरजाघर कहा जाता है। और यह पादरी की हवेली अवस्थित कहां पर है? तो आप कहोगे सर पटना में। कहां पर? आपके पटना में जो है पादरी की हवेली जो है यह अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइन कॉमेडी, स्टार लगाना क्वेश्चंस पर। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी की बात किया जाए तो इसकी रचनाकार कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी को दांते के द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी स्टार लगाइए, छपने वाला प्रश्न है। प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? धर्म युद्ध सबसे पहली बार जो हुआ था यह 1996 से लेकर 1999 तक चला था। अब देखो इस धर्म युद्ध को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप कहोगे सर इसे
क्रूस युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से? क्रूस युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह जो युद्ध होता है, यह किस लिए होता है पता है? देखो क्या है कहानी इसके पीछे। तो मुसलमानों से जो है गिरजाघर छीनने को लेकर यह युद्ध होता है, समझ गए। इसके बाद यहां से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहां से पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों का धर्म युद्ध कब हुआ था? बच्चों का धर्म युद्ध क्या पूछा जा सकता है कि बच्चों का धर्म युद्ध जो है यह कब होता है? तो आप कहोगे सर 1212 ईस्वी में जो है बच्चों का धर्म युद्ध होता है। चलिए आगे यहां से एक प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे कि प्रथम धर्म युद्ध जो है, ठीक है, प्रथम धर्म युद्ध जो है जब यह समाप्त हो जाता है तो इसके बाद जो है कितने वर्षों के बाद जो है द्वितीय धर्म युद्ध संपन्न होता है? तो अगर हम द्वितीय धर्म युद्ध की बात करें, द्वितीय धर्म युद्ध की, तो यह लगभग 47 वर्ष के बाद संपन्न होता है प्रथम धर्म युद्ध के बाद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेल्जुक तुर्कों ने किस वर्ष जेरूसलम पर अधिकार किया? स्टार लगाइए। सेल्जुक तुर्कों, इसके द्वारा जो है 1076 ईस्वी में क्या किया गया था? तो जेरूसलम पर अधिकार किया गया था। अब यहां से एक प्रश्न नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं पूछूं कि बताइए जब छठा धर्मयुद्ध हो रहा था, ठीक है, जब छठी बार धर्मयुद्ध हुआ तो उस समय इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप कहोगे सर इसके जो नेतृत्व करता थे वह थे फ्रेडरिक द्वितीय। कौन थे? फ्रेडरिक द्वितीय के द्वारा जो है छठे धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकामेरॉन के रचनाकार, स्टार लगाइए प्रश्न पर। डेकामेरॉन की बात करें तो यह जो लिखा गया किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर बोकासियो के द्वारा डेकामेरॉन लिखा गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा सही हो जाएगा। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके साथ जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सभी को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी हमारी सीरीज आती रहेगी, आप जरूर ज्वाइन करिएगा, सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा ताकि पेपर में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे आपके एक्सटर्नल एग्जाम हो, तो आप आराम से हल कर सकोगे। अब मेरे भाई आते हैं हम लोग ग्रुप बी पर। ग्रुप बी में हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है जरा इस पर फोकस कर लेते हैं। तो ग्रुप बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, यही कोई आपसे 6-7 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार करना है मिस्र की पिरामिड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, चीन की दीवार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये सारे के सारे मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस है और पक्का छपेंगे। आप ये लिख लो कि यहां पर 6-7 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इसमें से 4 क्वेश्चंस चाहे वो आपके इंटरनल एग्जाम हो चाहे आपके एक्सटर्नल एग्जाम हो, पक्का लड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको तैयार करना है क्या? तो मध्यकालीन यूरोपीय व्यापार और वाणिज्य के बारे में। इसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन कैसे होता है इसके बारे में बताना है। यूरोप में मध्य युग की क्या स्थिति रही है इसको बताना है। और एक आखिरी क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चंस और तैयार करिएगा, एक तो सुकरात के बारे में और दूसरा कन्फ्यूशियस के बारे में। ठीक है, ये 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका यहां पर थोड़ा सा कमेंट हो सकता है आपका कि सर इसका आंसरवा जो है ये कैसे मिलेगी? तो देखिए आंसरवा की अगर बात किया जाए तो इस पर मैं आपको कंप्लीटली वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपने इसी चैनल पर, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इसका एक सुसंगठित आंसर लिखना भी सीख जाओ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रामबाण क्वेश्चंस है, आप इतने को तैयार कर लो, आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बहुत अच्छा जाएगा। ग्रुप नंबर सी में जो है आपसे 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन आपको यहां पर केवल 3 प्रश्न बनाने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क का यानी कि 30 मार्क हो गए। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करोगे, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, इस कथन को आपको स्पष्ट करके बताना है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि होमर कालीन यूनानी सभ्यता के गौरवपूर्ण युग का क्या करे तो वर्णन करे। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे क्या? एथेंस के उत्थान एवं पतन के क्या कारण रहे हैं? और इसी क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि पेलोपोनियस युद्ध के परिणाम क्या है? ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, बस इसके पूछने के तरीके अलग हैं, मेथड अलग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रोम के इतिहास में ऑगस्टस का युग जो है यह स्वर्ण युग कहलाता है, इसके क्या रीजंस हैं, इस पर आपको वर्णन करना है। आगे बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन तैयार करना है आपको कि रोम के इतिहास में, ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के उत्कर्ष, अस्थायित्व और विकास यात्रा पर वर्णन करना है। और एक आखिरी क्वेश्चन आप यूरोप में धर्म युद्ध के परिणाम के बारे में आपको बताना है।
ये 6 से 7 क्वेश्चंस यहां और 6 से 7 क्वेश्चंस आपको यहां तैयार कर लेना है। अगर आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपसे चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, ठीक है, आराम से आप क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। बाकी सीरीज और भी आती रहेगी हिस्ट्री के लिए, आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और क्योंकि भाई साहब मैंने आप लोगों के लिए अब एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज की शुरुआत कर दी है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें एग्जाम के लिए ही मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों को आपके फोन में जितने भी यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं, सभी जगह जरूर शेयर कीजिए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।